जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर सीरीज के तहत आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है छायावाद से संबंधित। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो छायावाद से संबंधित टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दिया है छायावाद, तो जब भी हम छायावाद को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर समय देखें छायावाद का, तो बच्चन सिंह के अनुसार जो छायावाद का समय है वो 1920 से 1938 ईस्वी माना जाता है। लेकिन हमें सर्वमान्य मत को ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर एग्जाम का जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत कौन सा है उस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आप साहित्य में यदि देखें तो अलग अलग जो भी लेखक है उनके विचार हर एक चीज़ के परिप्रेक्ष्य में अलग होते हैं, लेकिन हमें सर्वमान्य मत पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। तो ये जो सर्वमान्य मत है छायावाद का, ये है 1918 से 1936। यानी कोई भी आपसे पूछे कि छायावाद का समय कितने से कितने तक का है, तो 1918 से 1936 का जो टाइम है वही छायावाद का सर्वमान्य मत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे आते हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। वे काल हैं रीतिकाल और छायावाद काल। रीतिकाल का तो फिर भी एक अर्थ है, वह एक प्रणाली है और दृष्टिकोण भी है जिसमें आप रीति ग्रंथों में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी को देखते हैं। परंतु छायावाद क्या है? छाया से किस चीज़ का आशय निकलता है? तो छायावाद का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। छायावाद या स्वच्छंदतावाद, या आप दोनों ही कहिए, छायावाद या स्वच्छंदतावाद, तो इस काल को स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। एक तो तत्कालीन गद्य पद को एक ही शीर्षक के तहत अधिक सार्थक ढंग से विवेचित किया जा सकता है। दूसरा यह कि यह अन्य भारतीय साहित्य और भारतीयतर साहित्यों के स्वच्छंदतावादी आंदोलनों रोमांटिक मूवमेंट से जुड़ जाता है। छायावाद शब्द का लिखित रूप में इसका पहला प्रयोग किसने किया? तो छायावाद शब्द का लिखित रूप में इसका पहला प्रयोग करने वाले थे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे अगर देखें तो ये हिंदी में छायावाद लेख में इनका मिलता है, जो 4 किस्तों में जबलपुर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो श्री शारदा है उसमें सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये जो छायावाद टर्म है इसका लिखित रूप हमें कहाँ मिलता है? इसका पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे के हिंदी में छायावाद लेख जो है उसमें मिलता है, जो 4 किस्तों में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्पष्ट है कि शुक्ल इसे रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहते हैं। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ों के फैक्टरों पे अगर देखें तो आप ध्यान दीजिए। इनमें एक कि छायावाद टर्म जो है ये लिखित रूप में पहला प्रयोग इसका मुकुटधर पांडे के जो हिंदी में छायावाद लेख है उसमें मिलता है, जो 4 किस्तों में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो जबलपुर से हुआ। और कौन सी पत्रिका में? तो श्री शारदा में। और समय क्या है? 1920 ईस्वी। शुक्ल जी से क्या कहते हैं? तो शुक्ल जी से रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद दोनों ही कहते हैं। छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता, तो छायावाद टर्म आ गया, लेकिन उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं। और जो छायावाद संबंधी प्रवर्तक और प्रस्तोता है वो निम्नवत यहाँ पे दिए गए हैं। तो यदि देखें हम कि प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोता कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद में देखें तो शुक्ल जी कहते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को कि छायावाद के प्रस्तोता के तौर पे हैं। नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रभाकर माचवे कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान प्रसाद जी को मानते हैं। छायावाद की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है उन पे ध्यान दें। तो जो शुक्ल जी की परिभाषा है कि छायावाद की परिभाषा जो है वो शुक्ल के अकॉर्डिंग क्या है? तो शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना जरूरी है। एक तो ये रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी अगर देखे तो चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। दूसरा, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर, इनका कहना है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति हो, जब वेदना के आधार पर, प्रसाद के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो परिभाषित करते हैं छायावाद को कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान कहा। तो वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में छायावाद को क्या कहा है? छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। डॉक्टर नगेन ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। राम कुमार वर्मा ने छायावाद की परिभाषा देते हुए परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर
पढ़ने लगती है तो उसे छायावाद कहा जाता है, ऐसा रामकुमार वर्मा जी का कहना है। महादेवी वर्मा इसको परिभाषित करते हुए कहती हैं, महादेवी वर्मा कहती है कि जो छायावाद है ये तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो महादेवी वर्मा छायावाद क्या है? तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं इन्होंने छायावाद को शक्ति काव्य कहा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि छायावाद क्या है? छायावाद बेसिकली ये है शक्ति काव्य। छायावाद के बृहत्त्रयी तथा यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आता है कि छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन आते हैं, तो यहाँ पे जो छायावाद का बृहत्त्रयी उसमें आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनमें ब्रह्मा प्रसाद को कहते हैं। तो बृहत्त्रयी एक लघुत्रयी, दो चीज़ें आपको पढ़नी है। जिसमें हम छायावाद के बृहत्त्रयी में देखें तो ब्रह्मा स्वरूप प्रसाद को दिया गया है, यानी ब्रह्मा को आधार मान के कि अगर छायावाद में देखें तो ब्रह्मा के तुल्य कौन है, तो प्रसाद। और विष्णु सुमित्रा नंदन पंत, तो पंत विष्णु और महेश निराला को कहा गया है। तो प्रसाद को ब्रह्मा, विष्णु को पंत और महेश को निराला कहा गया है। तो ये बृहत्त्रयी में 3 आते हैं, महादेवी वर्मा नहीं आती हैं। यहाँ पे देखिए छायावाद जो है उसकी काव्य प्रवृत्तियों पर ध्यान दीजिए। तो काव्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या विशेषताएं हैं छायावाद की? छायावाद में एक तो आपको राष्ट्रीयता, जो ओज प्रोत से परिपूर्ण जो लेखक है उनके मन से जो अपने राष्ट्र के प्रति विचार निकले हैं, तो वो छायावाद का समय भी आप देखेंगे, जो समय 1900 लेकर 38 तक का। तो यहाँ पे आप 18 से 38 के बीच में देखेंगे बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए थे। तो उस समय राष्ट्रव्यापी जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों के आधार पे देखें तो उस समय हमारे लेखक जो भी हुए छायावाद में, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे में जो छायावाद है उसकी एक विशेषता राष्ट्रीयता भी है। करुणा की भावना आपको बहुत व्याप्त देखने को मिलेगी। प्रसाद के आंसू गीत में करुणा, निराला के द्वारा जो भी लेखन किया गया है सरोज स्मृति वगैरह उसमें भी देखेंगे तो करुणा की भावना आपको छायावाद, क्योंकि छायावाद कहीं ना कहीं कोमलता है ना, सुकुमारता को लेके चलता है। तो भावना उसमें, भावनाओं से वो ओतप्रोत है। ऐसे में राष्ट्रीयता भी है, करुणा की भावना भी है, अभिव्यंजना, कल्पना की अधिकता, तो कल्पना से परिपूर्ण है छायावाद। इनके अलावा मर्यादित स्त्री प्रेम और व्यक्तिकता, लाक्षणिकता, नारी चित्रण, प्रकृति प्रेम और प्रकृति के साथ प्रेम, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति प्रेमी भी कहते हैं। तो प्रकृति प्रेम और मानवता, तो छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों में करुणा की भावना, विव्यंजना, मानवता, प्रकृति प्रेम, नारी चित्रण, लाक्षणिकता, व्यक्तिकता, प्रेम, अधिकता, ये सभी विद्यमान है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट दिया है जो छायावाद है उसके कवि। तो छायावाद के कवियों में देखें तो प्रसाद के बारे में, तो प्रसाद जो है इनका बाल्य नाम है झारखंडी या कलाधर। तो छायावाद के कवियों में पहला जो बाल्य नाम है प्रसाद जी का, तो ये क्वेश्चन आता है भैया झारखंडी या कलाधर के नाम से किसे जानते हैं? तो झारखंडी भी कलाधर भी ये प्रसाद को कहते हैं। इनका जन्म स्थान वाराणसी है। जन्म और मृत्यु का देखें तो 1889 से 1937। तो प्रसाद जी का जो जन्म और मृत्यु है 1889 से 1937। और इसके बाद इनकी माता जो है मुन्नी देवी हैं और पिता देवी प्रसाद हैं। तो कुल मिला के प्रसाद का संक्षिप्त परिचय, बाल्य नाम कलाधर या झारखंडी, वाराणसी के रहने वाले थे। 89 से लेकर 1937 तक का इनका जीवन जो है काल रहा। और माता मुन्नी देवी, पिता जो है देवी प्रसाद। अब प्रसाद जी की रचनाओं को क्रमशः देखे प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो UGC नेट के पूछने का एक कलेवर भी है, तो उसमें ये इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आपको प्रकाशन वर्ष के हिसाब से दे देंगे कि आपको उसके अकॉर्डिंग जो है सही से मिलाना है, चीज़ों को क्रम से देना है। तो यहाँ पे जैसे इनका उर्वशी रचना है, उर्वशी रचना 1909 में आया था, वनमिलन भी 9 में और प्रेमराज भी। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही रचनाएं हैं 1909 में, उर्वशी, वन, प्रेम। तो वो जो उर्वशी हैं वन में मिलने गई, प्रेम राज्य, तो वन में मिलने गई, वहाँ पे प्रेम राज्य स्थापित हुआ। तो ये तीनों ही 1909 में। आप प्रकाशन वर्ष इस तरीके से कुछ बना के याद कर सकते हैं कि उर्वशी हैं, वन मिलन, प्रेम राज्य। और 1910 में ही 2 रचनाएं इनका, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार। तो अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 1910 में हुआ। बबरू वाहन करके ये 1911 में है। और कानन कुसुम 1913 और प्रेम पथिक ये भी 1913। तो देखिए यहाँ क्रम से दिया है, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य तीनों ही 1909, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 1910, बबरू वाहन 1911। इनके अलावा कानन कुसुम, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व जो है इनकी रचना
तो महाराणा का महत्व 1914 है। आंसू जो इनकी रचना है वो 25 है। इसका प्रकाशन वर्ष इम्पॉर्टेंट है, जो आंसू कविता है, आंसू कविता का 1925 ईस्वी है, आंसू कविता 1925। लहर 1933 ईस्वी, और कामायनी का भी ध्यान रखना 1935। तो ये 3-4 रचना लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा का महत्व 14, यहाँ की बात आप देखेंगे ये समय बहुत दूर दूर पे है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आंसू जो कविता इनके 1925 में प्रकाशन में आया, और लहर 1933 में है, और कामायनी जो रचना है वो 1935 में। अब यहाँ पे देखिए जो प्रसाद जी हैं, प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का जो पहला संग्रह है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रसाद जी के द्वारा जो खड़ी बोली की कविता है, तो प्रसाद जी के द्वारा जो खड़ी बोली की कविता है, उन कविताओं का जो पहला संग्रह है, किसी का भी कोई भी कार्य पहला होता है तो निसंदेह वो क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं आपसे। तो प्रसाद जी अगर देखें तो कहीं ना कहीं छायावाद में बृहत्त्रयी में आते हैं, 4 स्तंभों में से एक हैं। तो इतने बड़े लेखक और उनका पहला जो काव्य का संग्रह है, तो पहला काव्य संग्रह वो भी खड़ी बोली में, तो वो है कानन कुसुम। कानन कुसुम प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का पहला संग्रह है। प्रसाद की जो ब्रज भाषा की कविताएं हैं वो चित्राधार में संकलित हैं। तो जो उन्होंने खड़ी बोली में तो इनका कानन कुसुम में हो गया, लेकिन उन्होंने जो प्रसाद जी ने जो ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, तो ब्रज भाषा में जो कविताएं हैं वो चित्राधार में उनका संकलित है। कामायनी से सर्गों से क्वेश्चन बहुत बार आता है। कामायनी को जब भी आप पढ़ेंगे तो 15 सर्गों के बारे में, और कामायनी को डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है कामायनी से, वो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए पढ़ाया था, वहाँ से आप कामायनी के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको 15 सर्ग ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्ग ऐसे याद करना है कि चिंता, जब आपको कभी चिंता होती है तो फिर ये होता है कि कोई ना कोई उम्मीद जगा दे आपको, है ना, तो कुछ आशा का संचार हो। तो चिंता जब हुआ तो फिर आशा का संचार होना चाहिए। तो आशा का संचार किसने किया? श्रद्धा ने किया। तो चिंता हुआ, आशा का संचार हुआ किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा। और श्रद्धा को देखते हुए जो मनु है उनके अंदर काम भावना जागी, काम वासना, फिर लज्जा आया। तो ये 6 आपने क्रम से यहाँ पे ध्यान दिया, ये 6 कि चिंता हुई तो आशा किसने दिलाया था? श्रद्धा ने दिलाया था। श्रद्धा को देखते ही मनु के अंदर काम वासना भावना जग गई, और फिर जो श्रद्धा थी वो लजा गई। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होता है 7वें से कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। ईड़ा से मुलाकात जो मनु की होती है, तो ईड़ा कहीं ना कहीं आप देखिए तीव्र बुद्धि वाली होती है, लेकिन जो प्रेम होता है इनके बीच अगर देखा जाए तो मनु और श्रद्धा के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो कंटक का काम, एक रास्ते में रोड़ा का काम करती है ईड़ा। तीव्र बुद्धि वाली होती है, लेकिन इनका अच्छा खासा जो इनका प्रेम था उसके बीच में वो आती है। तो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ईर्ष्या होती है किससे? ईड़ा के आने से। और ईड़ा से स्वप्न, स्वप्न से संघर्ष, और संघर्ष से निर्वेद, निर्वेद से दर्शन, रहस्य, आनंद। तो अंततः इस दर्शन, इसमें यह है कि आपको जैसे ही दर्शन पता चला, दर्शन रहस्य पता चला, तो आप आनंद की ओर, तो आनंद ही इसका चरम वो था। तो ये इस तरीके से टोटल 15 सर्ग हो गए। चिंता, श्रद्धा, आशा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, और रहस्य, आनंद। अब यहाँ पे जो कामायनी रचना, कामायनी में रचना में जैसे मन करके आता है, तो यहाँ पे मनु जो है वो किसके प्रतीक है? तो मनु मन के प्रतीक है। और श्रद्धा जो है इसमें श्रद्धा हृदय के प्रतीक है, तो मनु मन के प्रतीक है, श्रद्धा हृदय के प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि के प्रतीक है, कुमार मानव के हैं। तो मनु मन के प्रतीक, श्रद्धा हृदय के, ईड़ा बुद्धि के प्रतीक, कुमार जो है वो मानव के प्रतीक। कामायनी पर कुछ महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे दिए गए हैं। जो कामायनी है, कामायनी पर कुछ महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे दिए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र, तो विद्वान और कथन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी क्या है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखें तो जो कामायनी है, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है या आर्ष ग्रंथ है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। मुक्तिबोध कामायनी के बारे में कहते हैं कामायनी एक फैंटेसी है। तो नागेंद्र कहते हैं कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है या आर्ष ग्रंथ है। मुक्तिबोध कहते हैं कामायनी एक फैंटेसी है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। तो रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि यदि मधुचर्या का जो अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर जो है ये मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित होती।
शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी जो है छायावाद का उपनिषद है। उपनिषद कहते हैं, छायावाद का उपनिषद कामायनी को शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं। निराला कहते हैं कि कामायनी जो है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। तो निराला जी के अनुसार कामायनी जो है ये रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है कामायनी। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कामायनी जो है वो मानवता का रसात्मक इतिहास है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कथन है, आपने देखा कि नगेंद्र जी कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। मुक्तिबोध कामायनी एक फैंटेसी है। शुक्ल जी यदि मधुचर्या का अतिरेक नहीं होता तो रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर जो सहज मानवता है वो ज़्यादा ही व्यवस्थित होता। और शांतिप्रिय द्विवेदी तो इसे यहाँ तक कहते हैं कि ये तो छायावाद का ही उपनिषद है। और निराला जी कहते हैं कि कामायनी जो है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। और शुक्ल जी कहते हैं कि मानवता का रसात्मक इतिहास है ये। अब ये जो छायावाद की प्रथम रचना है, तो छायावाद की पहली रचना जो है झरना, झरना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जो छायावाद का पहली रचना, छायावाद का प्रथम रचना झरना को मानते हैं। और छायावाद की प्रथम रचना झरना को जो है वो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन की है? तो पुस्तक के आकार में प्रसाद जी की जो पुस्तक के आकार में रचना आई थी वो उर्वशी है, जो कि एक चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। आंसू जो है, आंसू कविता के बारे में कि ये 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं। तो हिंदी में मेघदूत के तुल्य जो है इनका आंसू कविता 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी माना जाता है। तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद है उनको प्रेम और सौंदर्य का कवि भी माना जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका अगर जन्म देखें तो 1899 ईस्वी से 1961 मृत्यु, तो जन्म 1899 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी। जन्म स्थान इनका त्रिपाठी निराला जी का जो है महिषादल है ना, महिषादल इनका मेदिनीपुर है। मृत्यु स्थान इलाहाबाद प्रयागराज है। देखिए जन्म स्थान इनका मेदिनीपुर महिषादल है, लेकिन मृत्यु इनका इलाहाबाद प्रयागराज में होता है। पिता इनके रामशाह त्रिपाठी हैं निराला के, माता इनकी रुक्मणी हैं, पत्नी इनकी मनोहरा देवी हैं और पुत्री सरोज। रचना, प्रकाशन वर्ष और विषय की बात करें तो जूही की कली 1916 में इनकी प्रथम कविता है। तो निराला जी का पहला जो कविता है वो 1916 ईस्वी में कौन सा कविता है? जूही की कली। जूही की कली 1916 ईस्वी में पहली कविता है निराला जी की। अनामिका 1923 ईस्वी प्रथम काव्य संग्रह है। जूही की कली 1916 में पहला कविता है। कविताओं का संग्रह जो काव्य संग्रह 1923 में वो अनामिका है। और परिमल जो 1930 में, ये निराला ने परिमल की भूमिका में क्या लिखा था कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। तो जूही की कली जो 1916 में ये पहली कविता है, लेकिन कविताओं का संग्रह 1923 में आया अनामिका नाम से। और परिमल में इन्होंने भूमिका में लिखा है जैसे मनुष्य छटपटाता है तो उसको आज़ादी चाहिए होती है, उसी तरह कविता को भी आज़ादी चाहिए, कविता को भी मुक्ति चाहिए। गीतिका इनकी जो रचना है तो गीतिका 1936 में लिखा गया। तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। और जो तुलसीदास रचना है, इस कविता में तुलसीदास के व्यक्तित्व के प्रति निराला का आकर्षण कई स्तरों पर दिखता है। कुकुरमुत्ता 1942 में ये पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग्य एवं सर्वहारा वर्ग के प्रति जो सहानुभूति है वो इस कविता में नजर आती है। अन्य रचनाओं पे गौर करें इनके द्वारा। अन्य जो रचनाएं हैं तो वो आड़िमा 1943 में इनकी रचना आड़िमा है। बेला, आड़िमा 43 हो गया, बेला जो है वो 46 हो गया। नए पत्ते 1946, तो बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांकली 1969। अंतिम काव्य संग्रह जो है इनका सांध्य कांकली 1969 में इनका अंतिम काव्य संग्रह है। पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ ये इनकी अंतिम कविता है। अब अनामिका में इनके द्वारा जो संकलित कविताएं हैं अगर देखें तो वो है, अनामिका में संकलित इनकी कविताएं हैं प्रेयसी, बीड़ावादनी, प्रेयसी, बीड़ावादनी, राम की शक्ति पूजा, सम्राट एडवर्ड के प्रति। तो अनामिका से संकलित कविताएं प्रेयसी है, बीड़ावादनी, राम की शक्ति पूजा, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। परिमल में इनकी संकलित जो कविताएं हैं तो परिमल में देखें इनके द्वारा तो शांति, संध्या सुंदरी, जूही की कली। परिमल में है संध्या सुंदरी, जूही की कली, अधिवास, विधवा, भिक्षुक कविता। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है परिमल। परिमल में देखिए भिक्षुक कविता भी है, संध्या सुंदरी, जूही की कली। तो जूही की कली हो गया, भिक्षुक हो गया,
विधवा कविता किसमें, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग और बादल राग। तो इसमें 2-4 कविताओं का पूछ भी सकता है, जैसे कि भिक्षुक कविता किस में संकलित है, तो परिमल में है। इनके अलावा जूही की कली भी परिमल में है, संध्या सुंदरी भी परिमल में ही है, बादल राग कविता किसमें है, तो परिमल में है। निराला को हिंदी में अगर देखें तो क्या कहते हैं, तो निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक हिंदी के क्षेत्र में निराला जी हैं। कुछ आलोचक ने मुक्त छंद को रवर या केचुआ छंद भी कहा है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला ग्रंथ क्या है, कृतवास रामायण है। तुलसीदास जो है 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है। मूलतः निराला अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि से तृप्ति के कवि हैं। अब जो यहाँ पे हमारा शुरू होगा वो नेक्स्ट जो पार्ट में लेके आएंगे वो सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित है। बाकी देखते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।